नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में जाने से लोगों को रोकने के लिए सड़कों पर कंटीली तारें बिछा दी हैं। इतना ही नहीं, कई बॉर्डरों पर तो 7 लेयर की घेराबंदी भी की गई है और टिकरी बॉर्डर को जाने वाले सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में लोगों को जाने से रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़कों पर कंटीली तारें बिछा दी हैं ताकि कोई इस पर कूद ना सके। साथ ही परमानेंट बैरिकेड्स भी लगाए हैं। इन परमानेंट बैरिकेड्स को हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। इन बैरिकेड्स को बिना तोड़े पार नहीं किया जा सकता। साथ ही सड़क के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और बीच में कंक्रीट भरकर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बॉर्डरों पर 7 लेयर में घेराबंदी भी की गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस कर्मियों के द्वारा सीमेंट के बैरिकेड्स के बीच में लोहे की छड़ें लगाई गई हैं। साथ ही सिंघू बॉर्डर से किसान आंदोलन की ओर जाने वाले सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर बड़े बड़े पत्थरों को जंजीरों से बांधा गया है। सड़क बंद होने से कामगार मजदूर और हरियाणा की तरफ जाने आने वाले लोग आसपास के गांव से होते हुए सीमा को पार कर रहे हैं। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सड़क खोदकर उस पर सीमेंट की लेयर बिछाई है और उस पर नुकीली कीलें भी लगवा दी हैं ताकि लोग किसान आंदोलन में शामिल न हो पाएं। इसके अलावा पुलिस ने कई सड़कों को भी बंद कर दिया है। गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते को पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया है। हाईवे के बंद होने की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंघू बॉर्डर पर धरना स्थल से करीबन 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों का डाइवर्ट किया जा रहा है। ये रास्ते फिलहाल बंद हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ओचंदी बॉर्डर, प्याऊ मनियारी, साबोली बॉर्डर, मंगेश बॉर्डर। अगर आपने इन रास्तों से नहीं जाना तो इन रास्तों का प्रयोग करें और जाम से बचेंगे, जिसमें लामपुर बॉर्डर, साफियाबाद बॉर्डर, पल्ला और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर, DND अप्सरा बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर, कालिंदी कुंज, बदरपुर, सूरजकुंड, आयानगर, झारोदा जिसमें 1 लेन खुली है, दारोला, कापसहेड़ा, बादोसराय, राजोकरी, बिजवासन, पालम विहार, दूंदाहेरा, ITO और विकास मार्ग। वहीं इस पर कमेंट करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण धरने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है ताकि जनता कहे कि किसान जनता को दुखी कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस रास्ते बंद कर रही है। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस लेन में 2 महीने से एम्बुलेंस चलती थी, उसे दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। कंटीले तार लगा दिए हैं। 3 रोड को जिसे किसानों ने छोड़ रखा था उसे भी बंद कर दिया गया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने मंगलवार दोपहर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की। मीडिया से राउत ने कहा, जिस तरह से यहां दहशतवाद हो गया है, जिस तरह से हमारे किसानों टिकैत साहब को कुचलने की कोशिश की गई, तो हमको लगा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि महाराष्ट्र के लोगों का उनके साथ खड़े होना जरूरी है। उनको हमारी संवेदना दें और कहें कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं यहां आया हूं। सरकार को किसानों के साथ कायदे से बात करनी चाहिए। अहंकार से देश चलाने में मदद नहीं मिलेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने उस PAL को खारिज कर दिया है जिसमें 26 जनवरी की हिंसा को लेकर हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने की मांग की गई थी। PIL में कहा गया था कि सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास से 26 जनवरी या उसके बाद कथित रूप से अवैध हिरासत में लिए गए सभी लोगों, केवल किसान नहीं, उनको रिहा किया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैरिकेडिंग और नुकीली कीलें लगाए जाने की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे दीवार बनाने के बजाय पुल बनवाना चाहिए। उन्होंने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट अवरोधक बनाए जाने से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार पुल बनाए, दीवार नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध। वहीं मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा कल होगी। इसके बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सदन में सबसे पहले तीनों काले कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। यहां अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते तो सदन चलाने का क्या मतलब है।
शिवसेना के सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें आंदोलन पर चर्चा हुई। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं हुई। अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर हमारे किसान मर रहे हैं, उन्हें पुलिस पीट रही है और गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस लड़ाई में पंजाब के किसानों के उत्पीड़न को देखते हुए राज्य के सभी दलों के लिए यह जरूरी है कि वे साथ आएं और इस मुद्दे पर समावेशी रणनीति तैयार करें। पंजाब में निकाय चुनावों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने आए शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशियों का कांग्रेसियों ने विरोध किया। जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी को भी कांग्रेसियों ने तोड़ा। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई। दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए और लाठियां भी चलाई गई। कांग्रेसियों और अकालियों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। अकाली दल के हल्का इंचार्ज सत्येंद्रजीत सिंह मंटा ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से फायरिंग हुई और उनके 3 वर्कर जख्मी हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हमले पहले अकाली दल की ओर से किए गए और क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह आंवला की 2 गाड़ियों को तोड़ा गया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी फाजिल्का हरजीत सिंह ने दोनों गुटों को हटाया और नामांकन पत्रों के भरने का काम शुरू हो गया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को गुरुहरसाय में शिरोमणि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह मान की अगुवाई में अकाली कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों के खिलाफ धरना दिया था। अकालियों का आरोप है कि नगर काउंसिल चुनाव के लिए उनके उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के लिए रिटर्निंग सेंटर जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों व पुलिस ने उन्हें सेंटर से आधा किलोमीटर पहले ही रोक लिया। सेंटर तक उनके प्रत्याशियों को पहुंचने नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने धरना लगा दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेसियों ने हंगामा किया था और किसी का नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया था। इस मौके पर भगवंत मान भी पहुंचे और उन्होंने अपने वर्करों से बातचीत की। महाराष्ट्र के यवतमाल में पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर 5 साल से कम उम्र वाले 12 बच्चों को तब अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया जब सोमवार को उन्हें पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया। यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्णा पांचाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चे अब ठीक हैं और इस घटना से जुड़े 3 कर्मचारियों, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक डॉक्टर और एक आशा वर्कर को निलंबित किया जाएगा। यह घटना तब सामने आई है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए साल 2021 में नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा को 93,224.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 6,000 करोड़ रुपए कम हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के मूल बजटीय आवंटन में मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कोविड-19 महामारी के संकट और संक्रमण के प्रकोप के कारण कक्षाओं को बंद करना पड़ा था और इसके कारण बजट को संशोधित कर 85,089 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस तरह से यह बजट चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8100 करोड़ रुपए अधिक है। सोमवार को घोषित केंद्रीय बजट के अनुसार स्कूली शिक्षा बजट में सबसे अधिक करीबन 5,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। स्कूली शिक्षा विभाग को 54,873 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो पिछले बजट में 59,845 करोड़ रुपए थे। यह 4,971 करोड़ रुपए की कमी को दर्शाता है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के बजट में इस साल करीबन 1,000 करोड़ रुपए की कटौती है। उच्च शिक्षा विभाग को इस बार 38,350 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो पिछले बजट में 39,466.52 करोड़ रुपए रहा था। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन महज 1 करोड़ रुपए किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष में 110 करोड़ रुपए था। केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवंटन बढ़कर 6800 करोड़ रुपए तथा नवोदय विद्यालयों के लिए आवंटन 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3800 करोड़ रुपए किया गया है। मिड डे मील योजना का बजट बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए किया गया है। बाल अधिकारों से जुड़े संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश किए गए बजट से निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए पिछले 1 दशक में सबसे कम बजटीय आवंटन हुआ है। संगठनों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बच्चों को अभी सबसे अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई की प्रीति महारा ने कहा कि बच्चों के लिए इस बार का बजट आवंटन पिछले 10 वर्षों से कम है।
उनके मुताबिक इसमें 2% की कमी आई है। उन्होंने कहा बजट में आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन बच्चों पर निवेश को ध्यान में नहीं रखा गया। बच्चों पर निवेश से ही भविष्य में बहुत फायदा होता है। महारा ने कहा कि बजट में बच्चों की शिक्षा को नजरअंदाज किया गया है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट की समीक्षा से यही पता चलता है कि इसमें देश को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में बच्चों को शामिल करने के मौके से सरकार चूक गई है। वहीं अन्य बाल अधिकार संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर जहां उम्मीद की जा रही थी कि बच्चों के लिए सबसे अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, वहीं उनके बजट में कमी कर दी गई है। बाल अधिकार संगठन सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान बच्चों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि उनकी शिक्षा पर होने वाले बजटीय आवंटन में वृद्धि होगी, लेकिन उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई। चीन और भारत से सटे म्यांमार में सेना ने सोमवार को तख्ता पलट कर दिया और सेना के कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग लाइंग के हाथों में देश की बागडोर आ गई है। जनरल मिन के सत्ता में आने से चीन की नींद उड़ती दिख रही है और यही वजह है कि उसने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी। म्यांमार की सेना के प्रमुख जनरल मिन का चीन के साथ करीबी संबंध है, लेकिन वह पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरह गुलामी नहीं करते। जनरल मिन के भारत से भी अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि आंग सान सू की को अपने पाले में लाने के लिए चीन की नींद उड़ गई है। म्यांमार में तख्ता पलट पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वैनबिन ने कहा कि म्यांमार में जो कुछ हुआ है हमने उसका संज्ञान लिया है और हम हालात के बारे में सूचना जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन म्यांमार का मित्र है और पड़ोसी देश है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। चीन की इस प्रतिक्रिया को अब शक की नजरों से देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से तेज धूप खिलने के बाद 4 फरवरी से मौसम करवट ले सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने पर कई जगह गरज और चमक के साथ ओलावृष्टि तक हो सकती है। 4 से 6 फरवरी तक आसमान में बादल रहने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार होने पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गेहूं में पानी न लगाने की सलाह दी है। इसी के साथ 7 फरवरी के बाद दोबारा मौसम के खुश्क होने से रात ठंडी और दिन गर्म होने का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेताओं का विरोध जारी है। हिसार में भाजपा नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार के निवास के बाहर असामाजिक तत्वों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे और गालियां लिख दी। वहीं भाजपा नेता सुजीत कुमार ने कहा कि सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने नारे लिखे। उनके निवास पर लगे बोर्ड व कॉलोनी के बाहर लगे उनके निवास स्थल को दर्शाता बोर्ड, उस पर भी नारे लिखे गए हैं और उन्हें तोड़ा गया है। हालांकि सुजीत कुमार ने कहा कि ऐसे नारे किसान नहीं लिख सकते और दिल्ली में जिस प्रकार असामाजिक तत्वों ने किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची, उसी प्रकार अब हिसार में यह किसानों को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस तरह की कार्रवाई की निंदा करें।